गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन जो उनका था वो हमने पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने। ओके, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया और देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कौन कौन सी वेरियस इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है। तो उसके एग्जाम्पल हो गए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक मेजर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके अलावा कोई इंडस्ट्रीज नहीं, बट मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें, आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, वुडन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, सिल्क हो गई, जूट हो गई, शुगर हो गई, पेपर हो गई, वेजिटेबल ऑयल्स हो गई। ओके, ये सारे इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें अगर आप एक बात अगर आप ध्यान देंगे, ये मैं सिर्फ मेजर इंडस्ट्रीज, इसमें मैंने मिनरल्स को नहीं जोड़ा। अब इन इंडस्ट्रीज़ का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी अभी मैंने इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया है, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, यानी कि किसान खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। कॉटन है तो उसकी खेती होती है, वुलन है मतलब जो आपके गर्म कपड़े होते हैं। ओके, सिल्क हो गए जो रेशम का कपड़ा होता है, जूट हो गए, ओके, शुगर हो गई, पेपर हो गई, वेजिटेबल ऑयल हो गई, सब आपके एग्रीकल्चर से बेस्ड है। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इजी, देर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल। अगर हम क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन वो इंडस्ट्रीज का करें और हम उसको रॉ मटेरियल के बेसिस करें तो बहुत इजीली हम उसको स्टडी कर पाएंगे। ओके, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ फॉर एवरी इंडस्ट्री, है ना। हर एक इंडस्ट्री में अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो रॉ मटेरियल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडस्ट्री। तो एक तरीके से रॉ मटेरियल को हम फूड ऑफ फॉर द इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, है ना। इट्स द मेन इंग्रेडिएंट, है ना। सो गिवन बिलो आर सम मेन इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय देम। अभी जो हम इसके बाद जो हम कुछ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे वो बेसिस उनके रॉ मटेरियल जितने भी वो सब बेसिस है उनके एग्रीकल्चर के, मतलब कि किसान एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है। तो हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे जैसे मील, वीट हो गई, राइस हो गई, मेज हो गई, शुगर केन हो गई, कॉटन हो गया, एक्सेट्रा है। ये सारी रॉ मटेरियल हैं। अब वीट यानी कि आटा, तो वीट जो मील होती है यानी गेहूँ का जो आटे की जो मील होती है उसमें रॉ मटेरियल क्या रहेगा, वीट यानी गेहूँ। ओके, इसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्री में उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर यानी शुगर इंडस्ट्री में उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर केन होगा। अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम जाए तो वहाँ पर उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन होगा। सो ये हम अभी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ओके, अब अगर आप बात करें, अगर आप नॉर्मल वीट की, जब आप सिर्फ वीट खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, बट लेकिन जब वो मिल में जाता है वहाँ पर वो पीस कर आटा वहाँ प्रॉपर पैकेजिंग में आता है तो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है, इन्हांसमेंट हो जाता है ना। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 18 रुपी का पर केजी कोई वीट लिया है, वो मिल में होके जाता है, प्रॉपर पैकेजिंग और पैकेज होके आता है तो वो 30 रुपी पर केजी बिकता है। सो ये आपने डिफरेंस देखा कि कैसे रॉ मटेरियल जब मिल में जाता है उसमें जिसमें कुछ चेंजेस आता है उसके आउटपुट में, तो वो उसकी प्राइस कैसे बढ़ जाती है। तो हम यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कॉस्ट इन्हांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, कॉस्ट इन्हांसमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कैसे हो जाता है ना। और भी एग्जांपल है आपकी कॉटन का है। कॉटन जब हम उससे किसी क्रॉप से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तब उसकी कीमत इतनी नहीं होती है, तो उसका यार्न मतलब तब भी उसकी इतनी कीमत नहीं है। जब उसका कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के जब उसमें रंगाई होती है, फिर उसमें उसको जो कहते हैं उसको डाइंग बोलते हैं इंग्लिश में, डाइंग होती है, फिर उसमें उसके वेरियस प्रिंट निकलते हैं, फिर उसको बड़े बड़े मिल्स में भेजा जाता है, फिर वहाँ पे कंपनी का लोगो लगता है, तो उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल की इतनी कीमत नहीं है, बट लेकिन वंस इट गोज टू द इंडस्ट्रीज और वहाँ पर इनका इन्हांसमेंट होता है, फैब्रिक के जो सिंथेटिक मटेरियल में ला के उसको उस फैब्रिक को इतना अच्छा कर दिया जाता है ब्रांड, और उसके साथ साथ जो ब्रांड है वो इंक्लूड कर दिया जाता है, तो कैसे वो एक उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसकी बढ़ने लग जाती है। तो यही सब हम पढ़ेंगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ऑब्वियसली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी। द मेजर पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स आइदर ऑन एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया की एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर लेकिन उसमें अगर गौर करने वाली बात करेंगे, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं बेस्ड इन एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। ओके, या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है।
The precautionary condition of agriculturist and that of rural areas of our country is lagging behind as in comparison to the developed countries of the world. बट लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं हमारा बेसिक जो इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, इसके बावजूद इंडिया में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं यानी कि जो किसान हैं उनकी हालत कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन ख़राब नहीं हो रही है, बट लेकिन इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन ख़राब हो रही है। The interest of rural population is there for diminishing in agricultural work and it is falling towards the cities as a result of which many problems are re-emerging there. और as a result प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब फार्मर्स एग्रीकल्चरल पर्पस या फिर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो भी अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं नए कामों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनको एग्रीकल्चर में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको सेटबैक लग रहा है। इस वजह से अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज पे इसका इफेक्ट धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज है बिकमिंग ए pressing need of the day. Efforts need to be made to expand opportunities for the employment and raising income level of rural population. अब अगर हमें गांव में अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना तो हमें इस बात को फोकस करना होगा कि कैसे इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इन्हांसमेंट लेकर आए ताकि ये एग्रीकल्चर से जुड़े। ये ऐसा नहीं हो कि ये अपनी ज़मीन बेच के या सिटीज़ में बस जाए या वहाँ पे कुछ और चीज़ करने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बेसिक है। ओके, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हमारा बेसिक वो है, एक तरीके से जो आधे से ज़्यादा जो इकोनॉमी होती है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है। तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे कि वो अपना एग्रीकल्चरिस्ट या फिर एग्रीकल्चरिस्ट अपना एग्रीकल्चर ना छोड़े। ओके, so the cost enhancement of agriculture produce means to adopt advanced method for transforming the shape, color and quality etc of the original produce and thereby to make it more useful for human consumption so that cultivators may earn more profit themselves from elaborated form of their product. अब cost enhancement of agriculture का मतलब ये होता है कि जो भी हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है तो उस प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट कैसे लाते हैं, पॉलिशिंग होती है उसका शेप, उसकी क्वालिटी अच्छी, या फिर अच्छी क्वालिटी की सीड्स ला के अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स कल्टीवेट होना, इससे उनके कॉस्ट एनहांसमेंट होगा। अगर हमें एग्जांपल लेना, अगर हमने तुअर दाल की खेती देखी होगी, जब तुअर निकलती है उसमें तो वो अनपॉलिश रहती है तो उसकी कीमत उतनी नहीं होती, बट वंस वो मिल में जाती है वहाँ पर वेल पॉलिश होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यही सारी चीज़ है, अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट को समझाए और उनको मोटिवेट करें तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। सो द नीड ऑफ कॉस्ट इन्हांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ एक और चीज़, अगर कॉस्ट इन्हांसमेंट में नई साइंटिफिक टेक्निक के बारे में भी उनको अवेयर करवाना फार्मर्स को, इसके साथ साथ जो भी वेरियस साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक जो दवाइयाँ हैं उनका यूज़ करवाना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोड्यूस बन सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके और वो एग्रीकल्चर पर ही रिलाय करे। द नीड ऑफ द कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। From the ancient time, agriculture has been the main occupation of our country. Yet the level of agriculture productivity is very low, as a result of which financial condition of cultivators have been deplorable. Okay, ancient time से एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन रहा है। हालांकि अब इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है और जो वो फाइनेंशियली फार्मर से वो परेशान होते जा रहे हैं। Besides, a large portion of crops is destroyed everywhere, और due to some climatic condition, large number of crops हर साल वेस्ट या फिर खराब होती जाती है। With regard to the production of fruits and vegetables, India stands at number 2 in the world, but 30 to 40% of its produce is destroyed, and the cultivators are left to suffer the loss. और भले ही इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है, पर लेकिन 30 to 40% जो इसका जो प्रोड्यूस होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स का, वो वेस्ट हो जाता है, जिससे कि सम ऑफ द फार्मर्स कल्टिवेटर्स को लॉस का सामना करना पड़ता है। इट हैज़ मैनी रीजन। फर्स्टली, देयर इज नो स्कोप ऑफ इमीडिएट स्केल ऑफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली एट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। द अल्टरनेटिव यूज ऑफ प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। अब इसके दो रीज़न है। पहला तो इमीडिएटली कोई प्रोडक्शन हो नहीं सकता, जितना टाइम लगता है उतना लगता है। इसके साथ साथ कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
कि उस समय हमने कोई प्रोडक्ट ग्रो कर उसके अल्टरनेटिव हमने कुछ और ग्रो कर सकते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, कभी कभी बारिश समय से पहले हो जाती है, कभी समय के बहुत बाद होती है, जो कि आप फार्मर्स की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, मोर ओवर देयर इज शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी वो भी कम है, क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनके लिए कोल्ड स्टोरेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो फ्रेश रह सकते हैं और वो सड़ेंगे नहीं। अब होता है क्या कि कोल्ड स्टोरेज हो गया, पर लेकिन कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जिसमें कि वो जो गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ ऐसे ट्रक्स होते हैं जिनमें कोल्ड मतलब कोल्ड स्टोरेज जैसा ही इन्वायरमेंट रहता है, जिससे कि जहाँ से भी उनको पिक करना और जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज से ले जाना, उस दौरान भी सब्जी या जो फल हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि जो 30 to 40% जो क्रॉप्स है वो हमारी वेस्ट हो रही है। ओके, because of the reason hardly 1 to 2% total produce of the country can be preserved, the quantity of fruits and vegetables is consumed in UK in a year equal to that is destroyed in India in the same period। अगर हम कंपैरिजन करें तो यूनाइटेड किंगडम में जितनी सब्जी और फ्रूट्स इस्तेमाल होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंडिया में वेस्ट होता है ड्यू टू द लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, द कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एन इफेक्टिव मेजर टू रिमूव दिस शॉर्ट कमिंग। अब अगर हम कॉस्ट एनहांसमेंट अगर एग्रीकल्चर में बढ़ाना चाहें तो कहीं ना कहीं हमें इन जो हमारा वेस्टेज हो रहा है उसको हमें कम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट एनहांसमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। सो बेनिफिट्स ऑफ द कॉस्ट एनहांसमेंट, ऑब्वियसली बात है कौन कौन से बेनिफिट्स हो गए। एक तो सबसे पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रॉफिट होगा। ओके, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। ओके, अब अगर जैसे फार्मर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो दे विल इनकरेज वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना चाहेंगे। इसके साथ साथ डैमेज कम होने लगेगा, जैसे कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, तो हमारे पास जो डैमेज है वो हो जाएगा। साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें उनको फ़ायदा है। और अगर एक गांव में अगर कॉटेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए तो वो जो दूसरे जैसे सपोज करो मैं अगर छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री का अगर आपके पास, अभी फार्मर्स क्या करते हैं ज़्यादातर जितना भी वीट ग्रो होता है वो उसको जाके कहाँ बेच देते हैं, सिटीज़ में, बड़ी बड़ी मंडीज़ में। बड़ी बड़ी मंडीज़ के जो व्यापारी होते हैं वो कहाँ बेचते हैं, बड़ी मिलर्स के व्यापारी को बेचते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ पर गेहूँ पीसते हैं और ऑयल पैकिंग करके उसको हाई रेट्स में बेचते हैं। अगर इसी चीज़ को आप इतना ना करते हुए अगर आप खुद की अपनी कॉटेज इंडस्ट्री अपने गाँव में सेटअप कर दें, जितना भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है गाँव का, सपोज करो आपका ही हो रहा है, आपका जितना ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ साथ आपने कोलैबोरेशन कर लिया अदर मेंबर्स से गांव के, और वहाँ पे आपने कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली। आपने गेहूं लिया, ओके, गांव में आपने किसी दूसरे को नहीं बेचते हुए आपने उस मिल में अपना गेहूं इस्टेब्लिश कर दिया, और वहाँ पे आपने आटा मिल या आटा चक्की या आटा मिल आपने, और आपने उसको अच्छी वेल पैकिंग करके आपने मार्केट में डायरेक्ट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो बीच में जो आप 2% तक जो जा रहा था पहले मंडी के व्यापारी से टू द मेन पर्सन जो कि मिल में सेल मिल वाला जो पर्सन है फैक्ट्री वाला, तो यहाँ पे आप 2% की वजह से आपका जो कॉस्ट है आपको इतना इन्हांसमेंट नहीं मिलता। बट लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली गेहूँ को आप वीट में कन्वर्ट करके वॉल पैक करके अगर आप बेचना स्टार्ट कर दें तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। सो ये सारी चीज़ें अगर फार्मर्स अवेयर हो जाए, एग्रीकल्चरिस्ट अवेयर हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इनकम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो टू मोर और तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने बताया इसमें बताया था कि बेनिफिट्स अगर हम कॉस्ट इन्हांसमेंट में करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो मैंने आपको बताया था जैसे ज़्यादा इनकम करना जनरेट होगी उनके साथ मोर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, द कल्टिवेटर्स बट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द शेप, कलर, क्वालिटी और टेस्ट ऑफ द ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सेल आउट सच ट्रांसफर प्रोडक्ट्स ऑन हायर रेट्स, है ना। अगर जैसे मैंने आपको दाल का एग्जांपल दिया कि वो जब कल्टीवेट होती तो इतनी वो नहीं रहती, अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए तो दाल बहुत महंगी बिकना स्टार्ट, मतलब मार्केट रेट में बिकना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को इस सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए कि अगर हम पॉलिश करके अगर हम अपने क्रॉप्स को सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी मंडी में जो भी व्यापारी होता है वो भी यही काम करेगा, वो भी मिल्स में भेज देगा और वहाँ पे वो पॉलिश हो जाएगी, फिर उसी दाल को वो महंगे रेट में बेचेगा। तो यही काम आप क्यों नहीं करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑन हायर रेट्स एंड देयरफॉर अर्न more प्रॉफिट। एग्जाम्पल अचार एंड पापड़ एक्सेट्रा, अचार और पापड़ इसके एग्जाम्पल हो गए। फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच अंडर चेंज फ्रॉम मे फैच
melted income. As you are aware that the rate of potato in the market is around 10 kg, where the potato chips are sold at the rate of 20 per 200 ग्राम. अब अगर पर के जी अगर पोटैटोस की बात करें तो इसमें ये होता है कि 10 रुपये पर के जी नॉर्मल रेट है ना, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना होते जो नॉर्मल रेट होता है तब 10 रुपये पर किलो पोटैटो रेट्स होती हैं. पर लेकिन अगर उसी पोटैटोस के हम चिप्स बना के मार्केट में सेल करते हैं तो 200 ग्राम सिर्फ 20 रुपये में बिकती है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एडवांटेज है ना. आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप अगर रॉ पोटैटो बेच रहे हो तो आप कम आपको फ़ायदा मिल रहा है. पर लेकिन आप उसका कोई उस प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट ला के उसको सेल आउट करोगे उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो ये कुछ एग्जांपल है. उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू कल्टिवेटर्स इन प्लेस ऑफ मीडिएटर्स. अगर आप ये काम खुद करना स्टार्ट कर देंगे तो जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करते हो फिर वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को सेल करते हो, मीडिएटर में जो बीच में 2% जिसको आपने बेचा वो उसका प्रॉफिट भी किसके पास आएगा, आपके पास आएगा. ओके. इसके साथ साथ टू प्रिवेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द डैमेज. ओके. वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कल्टिवेटर्स गेट प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द सीजन बट मच ऑफ द fruits and vegetables get perished, therefore causing loss to the cultivator. So if the cost of the produce is enhanced, then they may escape this law. इसके साथ साथ जो वेस्ट हो रहा है डैमेज का उसको अगर हम प्रिवेंट कर दिया जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा. लाइक कोल्ड स्टोरेज की बात करें, अगर कोल्ड स्टोरेज सेटअप कर दिया जाए तो जो डैमेज हो रहा है उतना नहीं होगा और डैमेज कम होगा तो उनको नुकसान कम होगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ेगी. ओके. टू प्रोड्यूस कॉटेज एंड होम इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद की ही इंडस्ट्री सेटअप कर लें तो आपका फ़ायदा हुआ. आपने अचार पापड़ चिप्स की आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली तो आप उसको सेल आउट कीजिए मार्केट में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स मिलेंगे. ओके. तो बेसिक जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है गांव में, आप इसमें पापड़ की हो गई, चिप्स की हो गई, बड़ी जो होती है उसकी आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो जो कि मार्केट्स में हाई रेट्स में बिकती है. एक दाल की कीमत उतनी नहीं होती पर कहीं ज़्यादा कीमत उसकी बड़ी की होती है. सो यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स. आप मुरब्बा बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं. अब जैम सेल होता है मार्केट में, ऐसा नहीं है. पर लेकिन आप रॉ फ्रूट का अगर रॉ फ्रूट्स की कीमत इतनी थी जितनी कीमत आपके जैम की होती है. सो यू कैन फार्मर्स ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं जिससे कि छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके. ओके. क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट की अगर रूरल एरियाज में बढ़ा दिया जाए तो भी डेवलपमेंट हो सकता है. The enhancement of cost of agriculture produce will give the rise to establishment of cottage and the home industries in rural areas, which will increase opportunities for employment in the various fields. For example, to prepare goods, packing of goods, transportation and sale and market, which obviously will need a manual labor. For this, the opportunities for employment will increase. अब अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हो तो आपको पैकेजिंग करने वाला कोई पर्सन चाहिए, कोई मार्केटिंग करने वाला पर्सन चाहिए, कोई उस सामान को शहर तक ले जाने वाला पर्सन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला. तो कहीं ना कहीं आप विद इन द योर विलेज एरिया आप एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो यानी आप रोज़गार प्रोड्यूस कर रहे हो. सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट विल कम टू एन एंड. जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. जनरली ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ कल्टिवेटर वर्क इन द कल्टिवेशन. आप सभी जानते हो आपकी पूरी फैमिली जितने फार्मर्स होते हैं वो सब कल्टिवेशन में लग जाते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द कल्टिवेशन. जब भी कल्टिवेशन होता है तो उसमें क्या होता है फैमिली मेम्बर्स को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, वो तो एज अ फैमिली मेम्बर हेल्प करवाते हैं. ओके. हाउएवर देयर इज द नीड ऑफ ओनली 1 or 2%, but after establishment of cottage and home industry, some members can engage in this industry and remaining members will be in the agriculture work as per the actual need. In this way, the hidden unemployment will come to an end. शायद ऐसा होता होगा कि शायद इतने जनों की ज़रूरत नहीं होती कल्टीवेशन करने में, पर लेकिन सिंस फैमिली मेम्बर हैं और अभी खाली बैठे हैं तो वो लोग भी काम करना स्टार्ट करते हैं. बट लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर सेटअप कर ले तो आपका वो जो पर्सन जो फालतू में खेतों में काम कर रहा है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करेगा. जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. इसको हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर भले ही एक काम करने के लिए 5 जनों की ही रिक्वायरमेंट है वो उतना ही काम करेंगे. सपोज करो कि 5 जने मिलके दिन के 100 शर्ट्स बना सकते हैं. ओके. और आपने हायर कर रखे हैं 8 जने,
पर लेकिन आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो उतना ही मिल रहा है 100 स्टूडेंट्स का ही। तो ये तो जो तो आप 3 जनों को फालतू पे कर रहे हो, फालतू काम भी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके 3 और पॉइंट्स है और इसके साथ साथ जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आप गाँव में सेटअप कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।